नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहद डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हॉरर कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। इन कहानियों से आपको डर भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। आप लोग कहानियां तो सुनते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अब सीधे कहानी पर चलते हैं। हल्द्वानी का 25 साल का खूबसूरत और सीधा साधा लड़का सौरव जोशी, जो हाल ही में शादीशुदा हुआ था, अपनी पत्नी सीमा के साथ बेहद खुश था। सीमा तेज दिमाग और सुंदरता की मिसाल थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने हनीमून की योजना बनाई। गर्मी के कारण उन्होंने ठंडी और खूबसूरत जगह मुंशियारी जाने का फैसला किया, जो बर्फीले पहाड़ों से घिरा एक हिल स्टेशन है। सुबह अंधेरे में ही दोनों ने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से यात्रा शुरू की। रास्ते में काठगोदाम के पेट्रोल पंप से गाड़ी का टैंक फुल करवाया और स्पॉटिफाई पर रोमांटिक गाने लगाकर सफर का आनंद लेने लगे। हालांकि पिछली बरसात में खराब हुई सड़कों के कारण यात्रा चुनौतीपूर्ण थी। करीब 3 बजे वे थल पहुंचे, जो एक छोटा सा स्टेशन है। वहां उन्होंने खाना खाया। किसी ने उन्हें वहां की स्पेशल मछली छकने की सलाह दी, जिसे उन्होंने बड़े चाव से खाया। इसके बाद वे फिर से मुंशियारी की ओर निकल पड़े। थल और मुंशियारी के बीच का रास्ता बेहद खूबसूरत था। पहाड़ों के बीच दूध जैसे सफेद ठंडे पानी का झरना दिखाई दिया। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था, लेकिन ऊंची चोटियों पर हल्की धूप चमक रही थी। सीमा ने झरने की ओर इशारा करते हुए सौरव से कहा, सौरव देखो, शायद यही मिर्ची झरना है। हम इसमें से गुजरने वाले हैं। कितना सुंदर है। जैसे जैसे वे झरने के करीब पहुंचे, झरना और भी भव्य लगने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रिज पार किया, सौरव की फॉर्च्यूनर अचानक बंद हो गई। गाड़ी के अंदर से एक अजीब बदबू आने लगी। सौरव और सीमा गाड़ी से बाहर निकले। सौरव ने गाड़ी का मुआयना करते हुए कहा, लगता है इंजन गर्म हो गया है। एक सुनसान और शांत पहाड़ी रास्ते पर सौरव और सीमा अपनी फॉर्च्यूनर में सफर कर रहे थे। रास्ते में गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, इसलिए दोनों ने पास के झरने के पास रुकने का फैसला किया। झरने के ठंडे पानी और प्राकृतिक सौंदर्य ने उनका मूड अच्छा कर दिया। सौरव और सीमा हंसी मजाक करते हुए पानी की फुहारों का आनंद ले रहे थे। सीमा की नजर अचानक उनकी गाड़ी की तरफ गई, जहां एक खूबसूरत औरत गुलाबी साड़ी में टहल रही थी। उसकी पतली काठी, कमर तक लहराते काले बाल और सजीव मुस्कान ने सीमा का ध्यान खींचा। सीमा ने सौरव को औरत की तरफ देखने से रोका, लेकिन जिज्ञासा के चलते सौरव ने भी पलट कर देखा। सीमा के गुस्से से बचने के लिए उसने बहाना बनाया, लेकिन सीमा को उसकी नीयत समझ आ गई। जब वे दोनों अपनी गाड़ी की तरफ लौटे, तो वह औरत, जिसने खुद को सुनैना बताया, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए आई। उसने बताया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वह उनसे मदद मांग रही है। सौरव ने तुरंत उसे साथ ले जाने की पेशकश कर दी, जिसे सुनकर सीमा नाराज हो गई। गाड़ी में सुनैना ने पीछे बैठते हुए हल्की मुस्कान के साथ अपने पल्लू को ठीक किया। सौरव ने बैक व्यू मिरर में उसकी ओर देखा, लेकिन सीमा की पैनी नजरों से यह बात छिपी नहीं। गुस्से में सीमा ने सौरव को पीछे जाकर बैठने का सुझाव दिया। सौरव स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए सीमा को मनाने लगा, लेकिन सीमा ने चुटकी लेते हुए कहा, गाड़ी का इंजन तो ठंडा हो गया, लेकिन तुम्हारा इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म है। सुनैना की रहस्यमयी मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व ने सौरव को सोच में डाल दिया। सीमा का गुस्सा और सौरव का असमंजस इस सफर को और दिलचस्प बना रहे थे। सौरव और सीमा की गाड़ी मुंशियारी की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पहाड़ों से गिरती ठंडी हवा और रास्ते का अंधेरा माहौल को और रहस्यमयी बना रहा था। सौरव के हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसकी नजर बार बार बैक व्यू मिरर की तरफ जा रही थी। मिरर में उसे पीछे बैठी खूबसूरत सुनैना बार बार दिखाई दे रही थी। सीमा उसकी इन हरकतों को भांप चुकी थी। वह तिरछी नजरों से सौरव को देखती जा रही थी, और सौरव समझ चुका था कि सीमा का गुस्सा अब किसी भी वक्त फूट सकता है। ठंड बढ़ती जा रही थी और वे मुंशियारी के करीब पहुंचने वाले थे। सीमा ने चुप्पी तोड़ते हुए सुनैना से पूछा, आप कहां तक जाएंगी? कुछ देर बाद वे एक आलीशान रिजॉर्ट के बाहर पहुंचे। सीमा ने सुनैना से कहा, माफ कीजिए, हम यहीं ठहरे हुए हैं। आप आगे जाने का कोई और इंतजाम कर लीजिए। सुनैना मुस्कुराते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी इसी रिजॉर्ट में ठहरी हूं। थैंक यू सो मच मुझे लिफ्ट देने के लिए। यह कहकर वह गाड़ी से उतरी और रिजॉर्ट के अंदर चली गई। सीमा ने सौरव की तरफ घूर कर देखा,
लेकिन सौरभ नजरें चुराते हुए सामने देखने लगा। सीमा ने तंज कसते हुए कहा, अब क्या यहीं बैठे बैठे सोने का प्लान है? सौरभ ने कुछ नहीं कहा। उसने गाड़ी किनारे पार्क की, सामान उठाया और चुपचाप सीमा के साथ उनके रूम नंबर 112 में चला गया। रूम में पहुंचने के बाद सौरभ तुरंत वॉशरूम चला गया। बाहर आने तक सीमा ने डिनर कमरे में ही मंगवा लिया था। डिनर के दौरान सौरभ खामोश रहा। सीमा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या हुआ? चुप क्यों हो? कोई गलती की है? सौरभ ने सिर झुका लिया और बोला, गलती नहीं की, लेकिन अब समझ आ गया कि लिफ्ट देना सही फैसला नहीं था। सीमा ने तंज कसते हुए कहा, वो औरत मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही होगी, और तुम तो शीशे में उसे घूर ही रहे थे। सौरभ ने कुछ नहीं कहा। खाना खत्म होने के बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए। सीमा गुस्से में सौरभ की तरफ पीठ करके सो गई, लेकिन सौरभ बेचैन था। उसके दिमाग में अभी भी सुनैना की छवि घूम रही थी। उसका गुलाबी साड़ी में लिपटा बदन, कसकर पहना ब्लाउज और रहस्यमयी मुस्कान। सौरभ ने सीमा की तरफ देखा। वह रजाई ओढ़े सो रही थी। सौरभ ने धीरे से सीमा के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। सीमा ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर उसकी सांसें भी तेज हो गईं। उसने सौरभ की तरफ पलटकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उस रात दोनों ने अपनी सारी नाराजगी भुलाकर एक दूसरे में खो जाने का फैसला किया। सौरभ और सीमा सुबह तैयार होकर खालिया टॉप की ट्रैकिंग के लिए निकले, लेकिन रात की घटना और सुबह की कड़वाहट का असर अभी भी उनके बीच बरकरार था। सीमा की नजरें हर जगह सुनैना को ढूंढ रही थीं, लेकिन जब उसे सुनैना आसपास नहीं दिखी तो उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। ट्रैकिंग का रास्ता खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण था। दोनों जंगल के घने रास्तों और पथरीली चढ़ाई के बीच सावधानी से बढ़ रहे थे। उनकी तरह और भी लोग इस ट्रैक पर थे, लेकिन फिर भी माहौल शांत और सुकून भरा था। ठंडी हवाओं और हिमालय की झलक ने उनका ध्यान बंटा दिया। चढ़ाई के दौरान उनकी सांसें फूलने लगीं। सौरभ ने रुककर पानी की बोतल निकाली और सीमा को थमाते हुए बोला, थोड़ा आराम कर लो, आगे का रास्ता और मुश्किल है। सीमा ने चुपचाप पानी लिया और बैठ गई। कुछ मिनटों के बाद दोनों फिर से चलने लगे। रास्ते में सौरभ सीमा का हाथ पकड़कर उसे सहारा देता रहा, लेकिन सीमा के चेहरे पर अभी भी सुबह की बातों की हल्की खिन्नता झलक रही थी। जब वे खालिया टॉप पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर दोनों कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गए। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, दूर तक फैली हरियाली और खुले आसमान के नीचे का यह अद्भुत दृश्य उनके सारे तनाव को मिटा रहा था। सौरभ ने सीमा का हाथ थामा और बोला, देखो, ऐसा नजारा देखने का सपना था मेरा, और तुम्हारे साथ इसे देख रहा हूं। यह पल मेरे लिए सबसे खास है। सीमा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह कुछ कहना ही चाह रही थी कि अचानक उसे लगा कि पीछे किसी ने उनकी ओर देखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसकी नजर का भ्रम होगा। हालांकि सौरभ ने सीमा को गले लगाते हुए कहा, अब चलो नीचे लौटते हैं। आज का दिन हमने अच्छा बिताया, और तुम्हारे बिना मैं ऐसा कभी महसूस नहीं कर पाता। सीमा ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि सौरभ का दिल सिर्फ उसी के लिए है। खालिया टॉप से लौटते वक्त दोनों के बीच का तनाव काफी हद तक मिट चुका था, लेकिन सीमा के मन में एक सवाल रह रहकर उठ रहा था, क्या सुनैना के साथ हुआ यह सब सच था, या ये किसी अजीब संयोग का हिस्सा था? पिछले दिन के लंबे सफर और रात के डर ने सौरभ और सीमा को थका दिया था। अगले दिन ट्रैकिंग के दौरान उनका दम निकल गया। उनके साथ चल रहे लोग काफी आगे निकल गए थे। सौरभ एक पत्थर पर बैठा और हाँफते हुए बोला, सीमा, आगे चलना है या यहीं से लौट चलें? सीमा भी हाँफ रही थी, लेकिन बोली, सिर्फ 2 किलोमीटर और हैं, यहां तक आए हैं तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। दोनों ने फिर से चढ़ाई शुरू की। तभी अचानक सीमा का पैर फिसला और वह खाई में गिर गई। यह इतनी जल्दी हुआ कि सौरभ को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन सीमा को गिरते देख सौरभ घबरा गया। वह हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। नीचे से सीमा की आवाज आई, मैं ठीक हूं। कुछ देर बाद सीमा बिना किसी चोट के ऊपर आ गई। सौरभ ने उसे गले लगा लिया और दोनों वापस होटल लौट आए। रूम में आकर सौरभ फ्रेश होने चला गया। जब वह बाहर निकला तो देखा सीमा गुलाबी नाइटी में बेड पर लेटी थी और सौरभ को बुला रही थी। सौरभ खुद पर काबू नहीं रख पाया और सीमा के करीब चला गया। तभी सौरभ का फोन बजा। दूसरी तरफ पुलिस थाना इंचार्ज महेश आर्य की आवाज थी, आपकी पत्नी बेस हॉस्पिटल में एडमिट है। सौरभ चौंक गया। उसने कहा, मेरी पत्नी तो मेरे साथ है।
लेकिन जब उसने रजाई हटाई तो देखा कि वह सीमा नहीं बल्कि सुनैना थी। सुनैना का शरीर पारदर्शी हो गया था और उसके अंदर कीड़े रेंगते नजर आ रहे थे। यह देखकर सौरभ डर गया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आई। पुलिस ने सुनैना को देखते ही गोली मार दी। सुनैना का शरीर फट गया और कीड़े फर्श पर गिरकर भागने लगे। इंस्पेक्टर प्रवीण ने सौरभ को बताया, जिसके साथ तुम थे वह यक्षिणी थी। वह खूबसूरत मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। सौरभ को समझ आया कि उसकी असली पत्नी ने समय रहते पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने सीमा को बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी जान बचाई। सौरभ के चेहरे पर पछतावे और राहत के भाव थे। इंस्पेक्टर प्रवीण ने सौरभ को बूढ़े पुलिस वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलो, ये हैं कांस्टेबल दिलीप नेगी। 35 साल पहले यह भी यक्षिणी के जाल में फंसते फंसते बचे थे। दिलीप नेगी बोले, उस समय मैं जवान था और दिलीप कुमार की तरह दिखता था। तभी इस यक्षिणी ने मुझे फंसाने की कोशिश की। वह तब भी इतनी ही खूबसूरत और जवान थी। इंस्पेक्टर प्रवीण ने सौरभ से कहा, तुम्हारी पत्नी बार बार बेहोशी में तुम्हारा और सुनैना का नाम पुकार रही थी। वह यह भी कह रही थी कि सुनैना चुड़ैल है और तुम्हें बचाओ। दिलीप साहब को समझ में आया कि यह यक्षिणी का मामला हो सकता है। उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारी जान खतरे में है। सौरभ ने घबराते हुए पूछा, सर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? तभी पुलिस की जीप हॉस्पिटल के गेट पर रुकी। इंस्पेक्टर प्रवीण ने कहा, अपनी पत्नी का ध्यान रखना, उसे तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दिलीप वहां से चले गए। सौरभ भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा। सीमा बेड पर लेटी थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। सौभाग्य से उसे गंभीर चोट नहीं लगी थी। सौरभ को देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन सौरभ ने उसे सहारा देकर बैठाया। सौरभ ने पूछा, सीमा, खाई में गिरने के बाद क्या हुआ था? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सीमा ने गहरी सांस लेते हुए बताया, मैं खाई में गिरी नहीं थी, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। सौरभ चौंक गया। सीमा ने आगे कहा, मैं नीचे गिरी और पत्थरों से टकराते हुए एक पेड़ में अटक गई। सिर पर चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गई। तुम ऊपर से मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मुझे बस धुंधली धुंधली यादें हैं। सीमा की बात सुनकर सौरभ को सब समझ आ गया। उस यक्षिणी ने न सिर्फ उसे फंसाया था, बल्कि उसकी पत्नी को भी मौत के करीब पहुंचा दिया था। उसने सीमा का हाथ थामते हुए वादा किया कि वह अब हमेशा उसका ख्याल रखेगा और ऐसे खतरनाक अनुभवों से दूर रहेगा। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेहोश होने से पहले मैंने देखा था कि सुनैना चट्टानों के बीच से किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई मेरे पास आई। वह मेरी आंखों के सामने आकर बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी। देखते ही देखते उसने मेरा रूप धारण कर लिया और फिर चट्टानों में गायब होते हुए ऊपर तुम्हारे पास चली गई। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कुछ और याद नहीं। सौरभ ये सुनकर स्तब्ध रह गया। सीमा ने अपनी बात जारी रखी, जब मुझे होश आया तो चारों तरफ अंधेरा था। मैं पेड़ पर अटकी हुई थी और मेरा एक हाथ टूट चुका था। दूसरे हाथ से जैसे तैसे फोन निकाला, लेकिन उसका डिस्प्ले टूट चुका था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी। मैंने पावर बटन को 2 बार दबाकर इमरजेंसी कॉल की। मैंने पुलिस को तुम्हारे और अपनी स्थिति के बारे में बताया। इसके बाद मैंने खुद को पेड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिर गई और फिर से बेहोश हो गई। सीमा ने सौरभ की आंखों में देखते हुए पूछा, सुनैना ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? सौरभ कुछ नहीं बोल सका। वह बस सीमा को देखता रहा। उसने धीरे से सीमा का सिर सहलाया, उसका माथा चूमा और उसे गले से लगा लिया। दूसरी तरफ कांस्टेबल दिलीप नेगी और इंस्पेक्टर प्रवीण अपनी जीप में लौट रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों हल्के नशे में थे। अचानक इंस्पेक्टर प्रवीण ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दिलीप साहब, सच बताइए, उस यक्षिणी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? आखिर देखने में तो वह 1 नंबर की थी। कांस्टेबल दिलीप नेगी ने गहरी नजरों से प्रवीण की तरफ देखा और कहा, साहब, जो तुम देख रहे हो वह उसकी असली खूबसूरती नहीं है। उसके पीछे का सच बहुत खौफनाक है। मैं इस जाल से बचा हूं, बस यही मेरी किस्मत थी। जीप सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और दोनों के मन में यक्षिणी की छवि गूंज रही थी।
रात के सन्नाटे को चीरती हुई जीप जंगल की सड़क पर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर प्रवीण और कांस्टेबल दिलीप नेगी यक्षिणी के जाल से बचने की राहत में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। अचानक जीप के अंदर अजीब सी हरकत शुरू हुई। सीटों के नीचे और कोनों से अनगिनत कीड़े बाहर आने लगे। दिलीप ने घबराकर चिल्लाया, साहब ये क्या हो रहा है? उसने जीप रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। कीड़े पिछली सीट पर इकट्ठा होने लगे। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए एक बड़े ढेर का रूप ले रहे थे। कुछ ही पलों में उन कीड़ों का ढेर एक इंसानी आकार में बदलने लगा। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने भयभीत होकर पीछे देखा। वह कोई और नहीं बल्कि सुनैना थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और वह ठंडी मुस्कान के साथ उन्हें घूर रही थी। प्रवीण कांपती आवाज में बोला, तू फिर आ गई। सुनैना ने बड़े से मुंह के साथ जोर से चीख मारी। उसकी चीख से जीप के शीशे चटक गए। अगले ही पल जीप खाई में गिरने लगी। प्रवीण और दिलीप कुछ कर पाते इससे पहले ही सुनैना ने उन्हें अपने विशाल हाथों से पकड़ लिया और जीप के साथ गहरी खाई में समा गई। खाई के अंधकार में सुनैना की डरावनी हंसी गूंजने लगी। यक्षिणी अब अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुकी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी में। अलविदा दोस्तों।